तो चलो श्योर 60 के प्लेटफॉर्म पे एक और टॉपिक लेते हैं एमसीक्यू का। टॉपिक होगा हमारा हीट का, ऊष्मा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। दो अगर वस्तुएं हैं, इस तरीके से दो वस्तुएं हैं, दोनों के बीच में हीट फ्लो होनी है, तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो देखो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हीट फ्लो होगी तो वो हमेशा किस रीजन से होगी, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई ना कोई टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सपोज करो ये 100 डिग्री पे है और ये 20 डिग्री पे है। अब ही हमेशा फिक्स है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, फ्लो होती है। अगर और कब तक फ्लो होगी ये, जब तक इन दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए बराबर। यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस इनका 0 हो गया है तब हीट फ्लो नहीं करेगी। तो देखो देयर टेम्परेचर, इनका जो टेम्परेचर है उन पे डिपेंड करेगा हीट का फ्लो होना। हाई टू लो ही जाएगी हमेशा। बाकी ये सब लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, इनसे कोई लिंक नहीं है। सीधा सीधा उनका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो ही हीट फ्लो होगी। हीट की डेफिनेशन भी यही कहती है कि हीट वो एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। कब तक, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस उनका 0 ना हो जाए। आप कुछ सोच के देखो, आप गर्मा गर्म चाय लेकर के बैठते हो, चाय थोड़े समय बाद टेम्परेचर के सराउंडिंग के बराबर आकर के और अपना टेम्परेचर हीट लॉस होना रोक देती है, क्योंकि टेम्परेचर बराबर हो चुका होता है। शुरू शुरू के अंदर उसमें फटाफट जो कप होता है उससे बहुत तेज ऐसे हीट निकल रही होती है, लेकिन बाद में वो टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होते ही खत्म हो जाता है हीट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। देखो ये तो एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, और वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं। तो ये कह रहा है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो दैट मीन्स अगर एक कैलोरी में 4.2 है तो 1/4.2 कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.24। तो ये एक आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अब इसने क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया, उसने एक जूल में पूछ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट आती है, हाईलाइट रख लेना। तो करेक्ट नहीं पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब देखो, द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल। बिल्कुल ठीक है, केल्विन ऐसा यूनिट भी तो है टेम्परेचर की, तो केल्विन पैमाने को एब्सोल्यूट स्केल, निरपेक्ष पैमाना कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ये। विजिबल लाइट रेडिएशन एंड वेवलेंथ रेंज ऑफ 400 से 700 नैनोमीटर। बिल्कुल ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर मैं बोलूँ गामा रेज होती है, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये जो रेंज होती है, ये रेंज के अंदर बीच में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विजिबल वाली होती है, विजिबल जिसको हम देख सकते हैं, विबग्योर वाली, उसकी ये रेंज पूछ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेकर के, याद ही रखना है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, 700 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है ये। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, तो ये रेड की वेवलेंथ है और ये वॉयलेट की। तो विबग्योर से जो ऑर्डर चलता है, ये 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज है। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और यही एंगस्ट्रॉम लिखा होता नैनोमीटर की जगह, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, 400 से 700 ही होती है विजिबल, याद भी रखनी है आपको। तीसरा है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ये गलत हो गया। देखो कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है, वो होती है एनर्जी, ऊर्जा। शक्ति नहीं कहते हैं इसको। तो जब शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ टाइम आ जाएगा तब शक्ति बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ सिर्फ उसकी क्षमता बात हो रही है। तो आप कितना काम कर सकते हो, आपके अंदर मौजूद ऊर्जा ही तो बताएगी कि आप इतने घंटे तक काम कर सकते हो, ये वाला। अब आप कितना जल्दी कर सकते हो उसको, यानी समय आ गया ना, तब वो आ जाएगा पावर। लेकिन ये सिर्फ कैपेसिटी बोल रहा है, तो आंसर इसका यहाँ पर शक्ति नहीं कहेंगे, इस चीज को हम एनर्जी कहते हैं। ये गलत हो गया। और लास्ट है गामा किरणों की, यानी इनकी पूछ रहा है ये, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ एक्सरे की तुलना में कम है।
देखो एक्सरे यहाँ होती है, आपको पता है इस चार्ट में मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, इस एंड पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ इस एंड पे मिनिमम होती है, ये हम कह सकते हैं। तो अब आप खुद देख लो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, गामा रेज की वेवलेंथ एक्सरे की तुलना में कम है, तो बिल्कुल ठीक है, इस एंड पे तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो एक्सरे से तो अपने आप ही कम हो गई ना इसकी, इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है इस एंड पे, आप एक पॉइंट याद रख लो, तो वेवलेंथ अपने आप अपोजिट होती है इसकी, कम हो गई है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, क्वेश्चन कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा इनकी, कभी इनकी वेवलेंथ पूछेगा, तो आपको एक एंड याद रख लेना है कि इस एंड पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है गामा वाले एंड पे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमारा गलत हो गया, एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द एंट्रोपी चेंज जीरो, एंट्रोपी परिवर्तन शून्य है। देखो एक चीज समझना कि दो वस्तुएं हैं, इनके बीच में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है जो सडन होने वाले प्रोसेस है, अचानक से जो हो जाते हैं, जिसके अंदर हीट को चेंज होने का मौका ही नहीं मिलता है, दैट मीन्स हीट चेंज एडियाबैटिक में क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे थर्मस का एग्जांपल, थर्मस में आप गरम गरम चीज भर के रख के बंद करके रख देते हो, वो एक एडियाबैटिक का एग्जांपल है कि उसमें हीट चेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ। तो जब हीट चेंज ही नहीं होगी तो उसी प्रोसेस को नाम दे दिया गया एडियाबैटिक। थर्मस की चाय रखी रखी काफी घंटों तक गर्म रहती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं करती है, तो हीट ही चेंज नहीं कर रही है एडियाबैटिक, तो क्या चेंज कुछ ना कुछ होगा। आप सपोज करो पहले जो हीट थी बाद में भी वही हीट थी, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, शून्य। एंट्रोपी होती क्या है, एक तरीके से रैंडम, रैंडमनेस को हम बोलते हैं एनर्जी की। तो इस प्रोसेस में हीट बिफोर एंड आफ्टर एकदम सेम रहती है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो ये याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है ये। आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है, एडियाबैटिक में हीट सेम रहती है। इसके अलावा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, तो इन डिग्री सेल्सियस यूनिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो ऐसे दिखने में ओके, यानी 0 केल्विन। तो 0 केल्विन जो होता है वो, ये क्वेश्चन सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में। तो देखो होता क्या है, सिंपल सा इनका जो बीच का रिलेशन होता है वो ये होता है कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273 जैसे ही ऐड कर दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है ये वैल्यू है 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो प्लस माइनस के लिए हम कर सकते हैं, हम 273 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 था, 0 में से 273 लेस हो गया तो माइनस 273 हो गया, तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी होगी, माइनस 273। और एग्जैक्ट पॉइंट्स के अंदर भी बोलें तो वो होती है 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये और क्वेश्चन नहीं है, ये केवल चेंज करवा रहा है टेम्परेचर स्केल को, तो आंसर हो जाएगा सी, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, तो ये इतना कम है, आप सोच के देखो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कितना कम होगा, तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे सारी गतिविधियां रुक जाती है, समस्त गतिविधियां स्टॉप हो जाती हैं, कोई मूवमेंट नहीं रहता किसी भी चीज में। ये आपस में रिलेशन चेंज करवाने वाला क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट चलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, अभी जो हमने बोला एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, ओके बोल दें यानी 0 केल्विन, या माइनस 273 डिग्री बोल दें सेल्सियस में। उसको पूछ रहा है कि उसको क्या परिभाषित किया गया है, तो टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, मैंने देखो अभी बताया आपको कि समस्त गतिविधियां रुक जाती हैं, तो समस्त गतियां बंद हो जाती हैं, तो बिल्कुल पहला ही हमें आंसर मिल गया। जिस पर पानी उबलता है, हीलियम उबलता है, ये सिर्फ बनाए हुए क्वेश्चन, आयतन शून्य हो जाता है, तो वो टेम्परेचर जिस पर सारी गतिविधियां रुक जाती है। अब याद ऐसे रखो, इतना ठंडा टेम्परेचर है ये कि कोई चीज गति कर ही नहीं पाएगी, सब गतियां रुक जाएंगी, क्योंकि गति करवाए रखने के लिए टेम्परेचर आवश्यक होता है, तो टेम्परेचर तो यहाँ है ही नहीं, बहुत एक्सट्रीम लो है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट चलते हैं। टू चेंज अ टेम्परेचर फ्रॉम द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल यू हैव टू, देखो अभी हमने किया था
केल्विन स्केल जो है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केल्विन स्केल को अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये केल्विन स्केल है, इसको अगर हमें सेल्सियस स्केल में बदलना है तो हम इस 273 को इसमें से लेस कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि केल्विन में से अगर आप 273 लेस कर देते हो तो डिग्री सेल्सियस स्केल बन जाता है। तो हमें 273 को लेस करना है, नहीं ऐड नहीं करेंगे, गुणा भी नहीं करेंगे, घटाएं तो ये रहा लेस करेंगे। 273 आप लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उसी तरीके से है। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम्स के पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। A Kelvin thermometer and a Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample. What would be the corresponding reading in a Celsius thermometer? ये कह रहा है केल्विन थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग दे रहे हैं। तो देखो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि दोनों सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे देते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है ये दोनों कब इक्वल हो जाते हैं, तो -40 डिग्री ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों सेम रीडिंग देते हैं। यानी आप -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो या -40 डिग्री सेल्सियस बोल दो, एक ही बात है। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि केल्विन और जो फ़ारेनहाइट होते हैं वो कितने पर बराबर होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बराबर होते हैं 574 डिग्री पे। यानी 574 पर केल्विन बोल दो चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको 574 दिख रहा है, लेकिन देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग, वही रीडिंग बताओ आप सेल्सियस थर्मोमीटर में बताओ, ना कि इन दोनों में। तो कोई बात नहीं, हमें 574 केल्विन मिल चुका है और केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो केल्विन कितना है, ये रिलेशन था, अभी हम बार बार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें केल्विन दिया हुआ है 574, डिग्री सेल्सियस निकालना है आपको, तो इस 273 को आप उधर माइनस ले जाओ। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ गई, 574 माइनस 273, तो लगभग लगभग ये हो गया 301 के करीब। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। दो तीन चीजें पता रखनी पड़ेंगी, -40 और 574, और 574 पहला ही ऑप्शन है गलत करवाने के लिए। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, सेल्सियस थर्मोमीटर में पूछ रहा था। तो ये बेसिक चीजें, ये आपको जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो ऐसी चीजें याद ही हो जाती हैं, इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस काम आएगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं। इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस, गैसों से संबंधित नहीं है। तो देखो पहले कह रहा बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम तो गैसों का नियम है। अवोगाद्रो का नियम भी गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी है। जूल का नियम जो है ना वो आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। जूल का नियम किससे संबंधित है, तो जूल का नियम संबंधित है हीट से। क्या बोलता है ये, जूल का नियम क्या कहता है, ये जूल का नियम है। आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम। यानी जितना हाई रेजिस्टेंस होगा तार का उतने समय तक आप उसमें करंट प्रोवाइड करोगे तो उतनी ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगी। आपको पता है ना कि ये हीटर वगैरह होते हैं, ये सब इनमें कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जितना इनका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तार का, जितने समय तक करंट फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जूल का नियम गैसों से तो संबंधित नहीं है, हीट से संबंधित है। तो याद रखना है ये। नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, देखो टेम्परेचर कन्वर्जन है वापस से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो क्या रिलेशन होता है। तो देखो वैसे याद कैसे रखना है कि ये अगर स्केल है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है डिग्री सेल्सियस में, और पानी उबलता कितने पे है, 100 पे है, तो ये तो डिग्री सेल्सियस वाले की वैल्यू है। फ़ारेनहाइट वाला जो स्केल होता है इसकी टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होता है। अब यहीं से हम इनका रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, तो ये जो फॉर्मूला है इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल वैल्यू 0 अपॉन में डिफरेंस। तो इन दोनों का डिग्री सेल्सियस वाले का डिफरेंस कितना है, 100, इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इनिशियल वैल्यू और अपॉन में इनका डिफरेंस, तो वो है 180। अब आपको एक रिलेशन मिल चुका है ये वाला। अब प्लस माइनस का खेल है बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस को, तो हम देखो इसमें वैल्यू रखते हैं, डिग्री सेल्सियस की जगह 50 रख देते हैं, 0 है तो 0 तो नहीं लिखेंगे, अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट हमसे पूछ रहा है, -32 अपॉन में 180। तो यहाँ से हो गया 1/2
ये हो गया 90। तो डिग्री फ़ारेनहाइट अगर निकालेंगे तो ये 90 इधर होगा, 32 जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 122। तो आंसर हो गया हमारा 122। तो कई बार इनको अब आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, रटना पड़ेगा, लेकिन आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू अगर पता हो जिस पर पानी उबलता है तो हम कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर यहाँ पर केल्विन स्केल भी होता तो केल्विन स्केल की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होती है 273 केल्विन और टॉप वैल्यू होती है 100। एडी तो करना होता है केल्विन में बस हमें, तो 373। तो हम इसको भी यहाँ इक्वल में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता तो केल्विन माइनस इनिशियल वैल्यू लिख रहे थे हम यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ हम 273 लिख देंगे और नीचे डिफरेंस लिखते हैं इसी स्केल का, तो वो हो गया 100। तो अब चाहे क्वेश्चन इन दोनों में पूछे, चाहे वो इन दोनों में पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू यानी जिस पर पानी जम जाता है और फाइनल वैल्यू जिस पर पानी उबलता है, वो सबकी ये अलग अलग है, याद रखनी पड़ती है ये। अब आप चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में रटो या इस तरीके से बना लो, आपके ऊपर है, पर क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है? देखो, वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है, तो हमारे पास पता है हमें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू अपॉन डिफरेंस, फ़ारेनहाइट स्केल इसकी इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनका डिफरेंस। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हम 40 रख देंगे, 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट में तो हमें वैल्यू निकालनी ही है, 32 अपॉन में 180। तो यहाँ से आप इसको करोगे तो ये कितना हो गया 0.4 हो गया। अब 0.4 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.4 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 72। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल्स टू 72। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 72 प्लस 32, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो बात बार बार वही आ रही है, रिलेशन है इनका, इनिशियल वैल्यू याद रख लो, डिफरेंस याद रख लो, क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस। दो तीन तो मेन स्केल हैं, हालांकि हैं तो ज़्यादा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये दो और एक कैल्विन वाला, इनका रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आ रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस आपसे इक्वल करवा रहा है, तो आसान है, कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर विच है सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये तो याद ही रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। -40 वो वैल्यू है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल क्या हो जाते हैं बराबर। अब आप लोग क्या करो, इसको प्रूव करके देखना। ये रिलेशन है, आपको बता चुका हूँ मैं बार बार। अब आप लोग इसको ना प्रूव करके देखना, इनमें से कहीं पर भी एक जगह आप -40 रख लेना, यहाँ रख लेना चाहे यहाँ रख लेना, दूसरी वैल्यू भी -40 ही आएगी। तो ये वो स्केल है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, याद रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। देखो, आपको याद हो आज हमने बताया था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये परम शून्य ताप, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन ओके की तरह दिखता है, 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते। डिग्री सेल्सियस में तो वैल्यू -10 20 50 आपको पता होती है, फ़ारेनहाइट में भी होती है, -40 थी अभी। ये 0 केल्विन जो है, इससे नीचे नेगेटिव में रीडिंग नहीं जा सकती। तो केल्विन पैमाना यहीं से शुरू होता है 0 केल्विन से, तो केल्विन स्केल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं। और थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, देखो टेम्परेचर का पूछ रहा है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर तो टेम्परेचर मापता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस है ये, जनरल साइंस के अंदर बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्करी थर्मोमीटर इज, देखो मर्करी वाला जो थर्मोमीटर होता है घरों में जो यूज करते हैं, उसका प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो, मर्करी का जो थर्मोमीटर होता है उसकी क्या खास बात होगी, उसमें मर्करी ऐसे भरा रहता है लिक्विड। अब मर्करी लिक्विड है, ओनली मेटल है जो लिक्विड है, पारा। अब आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक कंसेप्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन, कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है तो दुनिया की सारी वस्तुएं अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती हैं, एक्सपेंड करती है खुद को, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो दुनिया की सारी वस्तुएं एक्सपेंड होना चाहेगी, फैलना चाहेंगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे, ठंड आएगी, तो वस्तु सिकुड़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हर वस्तु एक्सपेंड होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मरकरी भी तो अपने आप को यहाँ फैलाएगी। तो उसी से हम रीडिंग देख लेते हैं। दैट मीन्स
एक्सपेंशन होगा यहाँ मरकरी का, तो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी पर नहीं फर्क पड़ता है, डेंसिटी मरकरी की वही रहेगी। एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, देखो गर्म करने पर पदार्थ का एक्सपेंड होना, फैलना, तो यही रहा आंसर हमारा। थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। चेंज इन मास, तो मास से अच्छा मैटर है, चेंज नहीं होता, एक्सपेंड होता है, फैलता है। आपने देखा होगा रेल की पटरियाँ, टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों के दिनों में, तो उनके रेल की पटरियों के बीच में इस तरीके से पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है ना, ये ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड करेंगी, तो एक्सपेंड करने से ये बीच में गैप की वजह से इस तरीके से उठ ना जाए टकरा करके, इसलिए गैप रखते हैं। तो ये कॉमन कंसेप्ट होता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है टेम्परेचर का, कि एक्सपेंड होगा टेम्परेचर से हर वस्तु, तो वही कंसेप्ट है मरकरी थर्मोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडिएंट हीट। रेडिएशन, हीट की एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन, विकिरण। तो ये पूछ रहा है उस डिवाइस का नाम क्या है जो हीट को रेडिएशन फॉर्म में मेजर कर लेती है, यानी बिना टच किए, तो वो कौन सी डिवाइस होती है। तो देखो डायरेक्ट याद रखना है आपको, लिक्विड थर्मोमीटर वगैरह नहीं है, ये सब नहीं है, उसका नाम होता है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या, देखो नाम में थर्म भी है तो याद रख सकते हो। थर्मोपाइल का काम क्या है, बिना टच किए रेडिएशन मेथड से हीट, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडिएंट हीट को पता लगाना कि उससे जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं उनका टेम्परेचर कितना है, वो थर्मोपाइल डिटेक्ट कर लेगी बिना टच किए उस ऑब्जेक्ट को। तो इस डिवाइस का नाम है थर्मोपाइल। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विथ। देखो सूर्य का फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, सूर्य का टेम्परेचर मापने वाली डिवाइस का नाम होता है पायरोमीटर। पायरो वर्ड हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए लिया जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है, तो सन का टेम्परेचर इसी पायरोमीटर से मापा जाता है। गैस थर्मोमीटर वगैरह या लिक्विड थर्मोमीटर तुम घरों में काम लेते हैं, उनकी टेम्परेचर रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पायरोमीटर की होती है। और पायरो वर्ड आप वोकैब में भी याद रखते हो सब, हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो सन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस रेंज को मापने के लिए पायरोमीटर काम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a metal plate with a circular hole at the center is heated, what will happen to the area of the hole। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक मेटल की डिस्क है, पूरी धातु की बनी हुई है, इसके केंद्र में एक छोटा सा ऐसे होल है, सीडी टाइप समझ लो इसको। क्वेश्चन कह रहा है जब हम इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे इसको, तो इस होल के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो दुनिया की सारी वस्तुएं मैंने बताया था टेम्परेचर देने पर क्या करती हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ाती हैं, एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। तो देखने में तो ये लगेगा कि ये डिस्क इस तरीके से जब एक्सपेंड होगी, फैलेगी, तो ये बीच वाला होल सिकुड़ जाएगा, देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा टुवार्ड्स आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ होता है, टुवार्ड्स आउटवर्ड्स। तो ये डिस्क इस तरीके से बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी, तो अब इस पर भी तो बाहर की तरफ एक्सपेंड फोर्स लगेगा, तो ये भी उस टेम्परेचर की वजह से बाहर की तरफ क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। रीजन यही है, क्वेश्चन देने का, पूछने का यही कंफ्यूजन था कि ये टेम्परेचर इस डिस्क को फैलाएगा तो ये होल छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, डिस्क अगर बाहर की तरफ फैलेगी, हमेशा एक्सपेंशन टुवर्ड्स आउटवर्ड्स होता है, तो ये होल भी बाहर की तरफ ही क्या होगा, फैलेगा, तो होल का साइज क्या हो जाएगा, थोड़े समय बाद बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, on a cold day when the room temperature is 15 degree Celsius, the metallic cap of a pen becomes much colder than its plastic body, though both are at the same temperature of 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों। देखो ये वही क्वेश्चन है, सर्दियों में जाकर के आप एक लोहे की बेंच पर बैठोगे और एक आप प्लास्टिक की बेंच पर बैठोगे, तो आपको लकड़ी की बेंच पर बैठोगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा लोहे की बेंच लगती है। कारण वही है कि लोहा जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है, तो गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। आप मेटल के प्याले कप में चाय वगैरह पी नहीं सकते हो, आप कांच के या इन मटेरियल में पीते हो। कारण वही है कि हीट का बहुत अच्छे चालक होते हैं मेटल्स मेनली, तो वो उस टेम्परेचर को, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, और सर्दियां हैं तो भी वो अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी लूज कर देंगी, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखो मेटल्स जो हैं अच्छी होती हैं कंडक्टर हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की तो होती ही है। अब ये सब बाकी ऑप्शन जो है, घनत्व कम होता है, इनसे कोई लॉजिक नहीं है घनत्व वगैरह का, लेकिन मेन क्या है, मेटल्स का,
कि अच्छी कंडक्टर होती हैं, तभी तो उस हीट को फ्लो कर पा रही हैं, तभी तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो गई। इसलिए 15 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद, सेम टेम्परेचर होने के बावजूद, प्लास्टिक की जो बॉडी है पेन की, वो इतनी ठंडी नहीं होती है, जबकि उसका मेटल का कैप ठंडा हो जाता है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो गतिज ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा होती क्या है, सीधी सी चीज बताऊं मैं आपको। ये कोई गैस थी, नॉर्मल रुकी हुई थी, नॉर्मल टेम्परेचर था, गैस के पार्टिकल नॉर्मल ऐसे थे, मूवमेंट नहीं कर रहे थे ज्यादा। जब हमने इनको टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही ये मूवमेंट करने लग गए, इनमें गति आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये मूवमेंट करने लग गए। तो सीधी सी बात है, ये यही पूछ रहा है कि जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सीधी सी चीज है, वो इनका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी आई थी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बाकी उसके वेग, द्रव्यमान, इनसे कोई लिंक नहीं है, टेम्परेचर की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी आई है इनके अंदर, ये याद रखना है। और अगर काइनेटिक एनर्जी का मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताऊं, तो वो क्या होता है आइडियल गैस के लिए, 3/2 kT। तो यहाँ से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, ये जो टेम्परेचर है इसके साथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट फॉर्मूलाज वगैरह आपके इस लेवल पे याद नहीं रखने होते, तो थोड़ा सा ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको फैक्ट ये पता है तो वो कर पाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना पूरा कंसेप्ट है कि ये एक ग्लास में पानी था, जब ये जमता है तो इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो सीधी सी चीज है, जब ये जमेगा तो ये 0 डिग्री पे जा करके अपनी क्या बना लेगा, आइस बना लेगा, ये सॉलिड आइस 0 डिग्री पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है बर्फ पानी क्या बना लेता है, आइस बना लेता है। और आपको खुद को पता है कि आइस पानी के ऊपर जब आप डालते हो तो आइस तैरती है, फ्लोट करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है इस पानी से। कारण कि इसके बीच बीच में खाली एयर के स्पेस आ जाते हैं, तो खाली एयर के स्पेस का वॉल्यूम तो बढ़ा देंगे, लेकिन मास तो उतना ही है जितना इस पानी में था। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो चेंज हुआ नहीं है, वही पानी है, वही यहाँ है आइस में, तो मास तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन आइस का वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ गया है। कारण इसके बीच में खाली एयर के स्पेस हो जाते हैं, हवा के स्पेस है। वॉल्यूम बढ़ते ही आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, जब पानी जम जाएगा तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, घट जाती है। और घटी है इसीलिए तो बर्फ हल्की है, पानी पे तैरती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। और बर्फ कंप्लीटली 0 के बाद 1, 2, 3 और 4 डिग्री पे पानी अपना कंप्लीटली क्या बना लेती है, वाटर बना लेती है। इस वक्त इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। 4 के बाद भी जब आप 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे करते करते 10 डिग्री की तरफ जा रहे हो, तो आप डेंसिटी वापस अगेन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो 4 डिग्री के इधर भी डेंसिटी कम हो रही है, और 4 डिग्री के आगे भी पानी की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा क्वेश्चन होता है, याद रखना है। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। सरफेस वाटर ऑफ अ लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये पानी की सरफेस है, कोई झील है, बाहर का टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है। तो ये टेम्परेचर बर्फ, जैसे ही बर्फ की ऊपर वाली लेयर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगी, तो बर्फ क्या बना लेगी, आइस। यानी झील ऊपर से तो फ्रोजन हो चुकी है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता था कि बर्फ जो है वो अपनी लेस डेंसिटी की वजह से पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। तो अब जो नीचे का जो पानी है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, ऊपर आइस जम चुकी है, नीचे ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इस बॉटम वाले पानी का टेम्परेचर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से पानी कंप्लीटली 4 डिग्री तक आते आते अपना लिक्विड शेप ले लेता है, पूरी कंप्लीट वॉल्यूम ले लेता है। तो डेंसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाती है, और डेंसिटी मैक्सिमम होती है इसलिए तो वो नीचे रहता है। भाई डेंसिटी ज्यादा मतलब भारी है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे रहता है, भारी होने के कारण डेंसिटी इसकी ज्यादा है। और ऊपर का जो बर्फ है उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने से वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम चुका है। इसीलिए 4 डिग्री के पानी में जीव जंतु वगैरह सब अंदर जिंदा रह जाते हैं। अगर ये पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा तो सब मर जाएंगे। लेकिन केवल सरफेस जम जाती है, नीचे का पानी लिक्विड बना रहता है। आप सबने देखा होगा कि सतह ऊपर तो बर्फ आ चुकी है, नीचे पानी है,
तो पानी कितने डिग्री पर होता है वो? 4 डिग्री पे, क्योंकि 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं पानी का तापमान झील के बॉटम में कितने डिग्री होगा? 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अच्छा पॉइंट होता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, why it is difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टेम्परेचर देने से जब कोई वस्तु एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो उसके कोफिशिएंट को मेजर करना होता है। तो वो लिक्विड के लिए डिफिकल्ट क्यों होता है कंपेयर टू सॉलिड? देखो सीधी सी चीज देखना, ये एक कोई सॉलिड मेटल था, पूरा सॉलिड ब्लॉक था, हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो इजीली ये जितना एक्सपेंड होगा हमें दिखाई दे जाएगा, इसका वॉल्यूम जो भी एक्सपेंड हुआ है हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसके लिए तो हमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालना आसान था। अब बात आती है लिक्विड की, तो लिक्विड को हमें किसी ना किसी कंटेनर में तो रखना पड़ेगा ना। लिक्विड को डायरेक्ट तुम लिक्विड को कहाँ रखें, तो किसी कंटेनर में तो रखना पड़ेगा। सॉलिड को तो हमने प्रॉपर ऐसे ही रखा था, कोई कंटेनर में नहीं था वो। लिक्विड को हमें कंटेनर में रखना पड़ता है। इस वजह से जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं टेम्परेचर दे करके, तो वो जो कंटेनर है, वो कंटेनर भी तो एक्सपेंड होगा, क्योंकि कंटेनर भी तो गर्म हो रहा है। तो इस वजह से हम एक्चुअल गैस का कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन का उसको फाइंड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है, कुछ एरर्स आते हैं इसलिए। लेकिन सॉलिड में नहीं आते वो, क्योंकि सॉलिड पूरा का पूरा ऐसा पीस है वो मेटल का, वो किसी के अंदर नहीं रखा हुआ। लिक्विड को हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई कंटेनर रखना पड़ेगा। अब वो जो कंटेनर है खुद टेम्परेचर से एक्सपेंड होगा, तो हमें परफेक्ट डेटा नहीं मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट के लिए, इस वजह से। तो देखो वाष्पित हो जाते हैं, उष्मा का संचालन करते हैं, गर्म करने पर तरल पदार्थ बहुत अधिक फैलते हैं, कंटेनर भी फैल जाते हैं, देखो कंटेनर का, तो देयर कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following statement with regarding to expansion of material due to heating is not correct। तो नॉट पूछ रहा है, क्या सही नहीं है, किस बारे में? पदार्थों के विस्तार, जो कि मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर देने से दुनिया की सारी चीजें एक्सपेंड होती हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती हैं, उसके बारे में क्या गलत है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो पहला देखते हैं, एज आइस मेल्ट इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, देखना, ये आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, मैंने आपको बताया था डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम था। मास तो इस पानी का भी, जो ये पानी था जिससे हमने बर्फ बनाई थी, इस पानी का मास और इसका सेम बिल्कुल था। लेकिन बर्फ बनते वक्त खाली होल आ जाते हैं ना इसके अंदर एयर के, इसलिए आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। अब हम 0 से लेकर के इसको गर्म करने ले जा रहे हैं 4 डिग्री तक, हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो अब ये पिघल रही है, धीरे धीरे पिघल रही है, तो पहले इसका वॉल्यूम बर्फ का ज्यादा था, अब ये अगेन वापस से अपने कम वॉल्यूम की तरफ जा रही है, यानी ज्यादा वॉल्यूम से कम की तरफ जा रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये समान रूप से 4 डिग्री सेल्सियस तक फैलती है। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं, वॉल्यूम तो घट रहा है, इसका मतलब फैल तो नहीं रही है, ये सिकुड़ रही है, उल्टा लिखा हुआ है ये पॉइंट। तो बिल्कुल ये पहला ही हमारा कथन सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आइस का बिहेवियर, इस पॉइंट का एक्सेप्शन होता है, ये एक अपवाद होता है। कैसे? दुनिया की सारी चीजें टेम्परेचर दोगे, एक्सपेंड होंगी, अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगी, लेकिन बर्फ को जब आप 0 से 4 डिग्री तक गर्म कर रहे होते हो, तो आप देखो वो अपना वॉल्यूम क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। तो ये एकमात्र एक्सेप्शन है ये, कि आइस का बिहेवियर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 के बाद आप जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो अगेन ये इसको फॉलो करने लग जाएगी, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये गैस बनना चाहती है, धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगेगी। तो आगे तो ठीक है, 4 डिग्री से आगे तक ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम थी इस पॉइंट की। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है ये, इसको हमने यहीं देख लिया है। बाकी मरकरी थर्मोमीटर वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, तो बिल्कुल ठीक है, मरकरी के थर्मोमीटर की हम बात कर चुके हैं। स्मॉल गैप इज गैप बिटवीन टू रेल्स, मैंने आपको बताया था रेल की पटरियों के बीच में हम गैप रखते हैं, ताकि एक्सपेंशन होगा उसकी वजह से, हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंड करेगी वो एक्सपेंशन की वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए फैलने से। धातु के तार ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, बिल्कुल। गर्मियों में जो ये इलेक्ट्रिक पोल पर तार बंधे हुए होते हैं, इनकी लंबाई ये झूल जाते हैं, ज्यादा लटक जाते हैं ये, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल भी क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। तो यूनिवर्सल रूल है, टेम्परेचर बढ़ेगा हर वस्तु दुनिया की एक्सपेंड करेगी। इवन एफिल टावर की भी लंबाई गर्मियों में कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है, केवल ये एक्सेप्शन है, आइस का बिहेवियर 0 से 4 डिग्री के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस
इट्स वॉल्यूम। देखो अगेन वही क्वेश्चन है बर्फ वाला, देखो ये बर्फ है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और पानी बनने तक 4 डिग्री सेल्सियस पानी पूरा बन जाता है, और इसके आगे हम 10 डिग्री तक और देख लेते हैं, जो कि पानी ही रहेगा, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं हम इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है आइस के अंदर खाली एयर के स्पेस होते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। धीरे धीरे आइस को जब गर्म करते हो तो एक्चुअल पानी के वॉल्यूम में आ जाती है, एयर गैप हट जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता जाता है। मैं यूं कहूं अगर कि वॉल्यूम, ये एरो लगा देता हूं, इस एरो से आप समझ लो कि यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम आकर के मिनिमम हो जाता है, कारण पानी पूरा एक्चुअल खुद का जो वॉल्यूम था वो ले लेता है। तो 4 डिग्री तक बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम हो चुका है। अब इसके बाद हम 4 डिग्री से उसको धीरे धीरे 10 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं हम इस पानी को। धीरे धीरे 10 के बाद 100 डिग्री भी आएगा, 100 डिग्री पे भाप बन जाती है, तो भाप में तो आपको पता है गैस बनते ही वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है उसका। तो इसका मतलब 4 डिग्री के बाद अगेन वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो रहा है, तो वॉल्यूम अब गैस की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा होता है। तो देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है, 0 से 4 तक आए तो पहले तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि पानी ने खुद का एक्चुअल वॉल्यूम था जो लिक्विड फॉर्म में वो ले लिया। अब हम उसको गर्म कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो अगेन वो अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो डेट मीन्स रिजल्ट क्या हुआ, 0 से 10 डिग्री के बीच पहले वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तो इनमें तो केवल एक एक ऑप्शन है, यहाँ देखो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन चाहे 0 से 10 बोले, चाहे 0 से 100 बोले, बात वही रहेगी, क्योंकि बीच में एक टर्निंग पॉइंट बैठा है 4 डिग्री वाला, वहां तक हर डेटा चेंज होगा, बाद में वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट है। इस पूरे यूनिवर्सल कंसेप्ट को याद रखना, ये यहां से लेके यहां तक थर्मल एक्सपेंशन का भी अपवाद है ये, कारण आप टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हो बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गैसेस है, गैसों में पूछ रहा है, ओनली एरियल एरियल एक्सपेंशन, ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन, नो डेफिनेट शेप, बोथ बी एंड सी। देखो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ना, तापीय प्रसार, कि किसी भी चीज को आप टेम्परेचर दोगे तो वो एक्सपेंड करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन मेनली 3 तरीके का होता है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। तो देखो सीधी सी चीज है, गैसेस जो होती है ना ना तो वो लीनियर एक्सपेंशन शो करती है, ना एरियल करती है। सॉलिड कर सकते हैं ये, लेकिन गैसेस तो नहीं कर सकती ना, ना रेखा के रूप में, ना क्षेत्रफल टाइप में, इस तरीके से। हाँ गैसेस का वॉल्यूम होता है, तो गैसेस वॉल्यूम को एक्सपेंशन शो कर सकती है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैसेस अपना वॉल्यूम को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बिल्कुल कर सकती है। नो डेफिनेट शेप, हाँ गैसों की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, तो ये भी ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों, बोथ बी एंड सी गैसेस के लिए लागू हो रहे हैं। एरियल एक्सपेंशन लागू नहीं होता, सॉलिड के लिए लागू हो जाता है, लीनियर वाला भी एरियल वाला भी। तो वॉल्यूम वाला लागू होगा गैस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग बिकॉज। देखो कई बार चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती है स्पोर्ट्स खेलते वक्त, तो हॉट वाटर बैग का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि उसके अंदर वाटर क्यों यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई केमिकल या और कोई चीज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो देखो एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या होती है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम कोई पदार्थ ले लूं, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो मैं इस मटेरियल को कितनी हीट दूं कि इसका टेम्परेचर 20 से कितना हो जाए, 21 डिग्री, यानी कितने का चेंज आ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जाए। तो ये जो गिवन हीट होगी, इसी हीट को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब ये हर मटेरियल की अलग अलग होगी, 1 किलो गोल्ड होता तो उसकी अलग होती, जल्दी गर्म हो जाता वो। यही मैं कह दूं 1 किलो पानी ले लो आप, तो 1 किलो अगर वाटर होगा, इसको जब आप 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाना चाहोगे, इसके लिए आप जब इसको हीट दोगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लेगा, तब अपना 1 डिग्री इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इसको बहुत ज्यादा मात्रा में हीट हमें देनी पड़ेगी, तभी तो ये अपना पानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो पानी की स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा, वो इतनी ज्यादा होती है कि उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट दोगे तब ये जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस पानी बढ़ाएगा अपना टेम्परेचर।
तो आप सोच के देखो, पानी के कंपैरिजन में मिट्टी की बात करूं तो रेत जो होती है, मिट्टी मिट्टी को आप जब हीट देने लगते हो तो तुरंत गर्म हो जाती है, यानी बहुत कम स्पेसिफिक हीट है मिट्टी की, तो मिट्टी जल्दी गर्म, तो तुरंत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ऐसे ही पानी अपनी स्पेसिफिक हीट हाई रखता है, तो हाई स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब हुआ कि गर्म तो हम इसको कर देंगे, काफी टाइम लगेगा उसमें भी, गर्म तो हमने कर दिया, लेकिन अब अगर इसने टाइम गर्म होने में ज्यादा लिया है तो ठंडा होने में भी तो ज्यादा टाइम लेगा पानी। तो इसलिए हम इसको हॉट वाटर बैग में भर देते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो, काफी समय तक हॉट बना रहे, गर्म बना रहे। तो कारण क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इजीली अवेलेबल, हाई स्पेसिफिक हीट। तो ये इसका आंसर हो गया कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। बाकी सब तो बनाए हुए ऑप्शन है, ऐसा कुछ देख करके भी देख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये क्यों यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी पिंड की तापीय क्षमता। तो थर्मल कैपेसिटी को ही हम अभी जो पहले हमने देखा था स्पेसिफिक हीट, वो बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि 1 किलोग्राम पदार्थ, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो इसके लिए हम जितनी हीट देंगे उसी हीट को तो हमने स्पेसिफिक हीट कहा था, वही थर्मल कैपेसिटी होती है इसकी। तो क्या वो इसकी शेप पर, आकृति पर, इन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है, नहीं, हमने सीधा लिखा था कि उसकी मात्रा, बस सीधा उसका द्रव्यमान जो था, उस मास जो था उस पर डिपेंड करती है। मास ऑफ द बॉडी ओनली, तो बिल्कुल ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, केवल शरीर नहीं, बॉडी उस पिंड का द्रव्यमान। मास एंड शेप नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मास चाहिए, क्योंकि डेंसिटी तो होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमने तो सिर्फ हमारी डेफिनेशन में इसी को रखा था, तो यही आंसर होगा। चौथा मास है, तो देखो ये पहला और चौथा ऑलमोस्ट सेम बात कह रहा है, बट मास ऑफ द बॉडी ओनली ये बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी के बारे में बात कर रहा है, हालांकि ये भी ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी। तो मास पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, कितनी हीट उसको लेनी है अपना 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो वही थर्मल कैपेसिटी बोल दो, तो आप ये क्षमता बोल दो या स्पेसिफिक हीट बोल दो। क्षमता वही तो है कि कितनी इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये अपना टेम्परेचर बढ़ा सके, उसके बाद अपना ये 1 डिग्री बढ़ा लेगा, इतनी हीट ले ले। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम, भाप जो होती है, आर मच सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाप जो होती है स्टीम, उससे जलने पर ज्यादा जलन होती है बजाय उबलते हुए पानी से। तो देखो, एक कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट का, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो जब भी कभी पानी को आप गर्म करने रखोगे, तो पानी उबलता कितने डिग्री पे है, तो हम कह सकते हैं कि पानी जब बॉईल होगा तो उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और जो वेपर बनी इसका जब टेम्परेचर चेक किया गया तो वो भी कितना मिला, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है पानी, और ये गैस स्टेट में है, तो इस लिक्विड को गैस में किसने बदला होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है। तो यहाँ आती है बात कंसेप्ट किसकी, लेटेंट हीट की, कि पानी ने क्या किया, 100 डिग्री पे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट किया और थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट ली, और उस हीट ने इस लिक्विड को तोड़ दिया किसके अंदर, गैस के अंदर। तो अब वो लेटेंट हीट जिसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये हीट थी जिसने इस लिक्विड को गैस में बदला। तो अब ये किसके पास मौजूद है, ये इस वेपर के पास मौजूद है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वेपर के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट मौजूद है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि टेम्परेचर उबलते हुए पानी का और स्टीम का सेम होता है। स्टीम के पास कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा क्या होती है, लेटेंट हीट, जो उसको ज़्यादा गर्म हॉट बनाती है, जिसकी वजह से भाप स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है बजाय सेम टेम्परेचर के बॉइलिंग वाटर से। तो देखो, बनाए हुए ऑप्शन है तो छिद्रों में तेजी से प्रवेश करेगा, स्टीम एज लेटेंट हीट, ये रहा हमारा आंसर। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इनगल्फ बॉडी क्विकली, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज हायर, नहीं, टेम्परेचर दोनों का सेम होता है, 100 डिग्री 100 डिग्री, केवल एक्स्ट्रा क्या होती है, तो कुछ मात्रा में लेटेंट हीट। और वो क्यों ली, वो इसने यहाँ से लिक्विड को स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो केवल और केवल क्या काम करती है, स्टेट चेंज कर देती है, टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं डालती है। नेक्स्ट चलते हैं,
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखो अभी हमने बात की कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस के अंदर, यानी स्टेट चेंज होनी है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर इसका 100 डिग्री टेम्परेचर था तो इसका भी 100 डिग्री ही रहे। तो बिना टेम्परेचर के केवल स्टेट चेंज कर देने वाली हीट को अभी हमने क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा ही ये काम करेगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो टेम्परेचर को बदल देती है 1 डिग्री तक, ये तो कह रहा है बिना बदले। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या गुप्त, ये गर्मी लिखा हुआ गुप्त ऊष्मा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये स्टेट चेंज कर देगी, चाहे सॉलिड को लिक्विड में बदलना हो, जैसे आइस होती है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड होती है, और जैसे ही वो पानी बनाती है तो पानी भी 0 डिग्री के ऊपर बन जाता है, लिक्विड होता है। इसको इसमें किसने कन्वर्ट किया होगा, दैट मीन्स अगेन यहाँ पर भी कौन आई होगी, लेटेंट हीट आई होगी, जिसने इन दोनों का टेम्परेचर सेम रखते हुए स्टेट चेंज कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, मैं अगर कहूँ कि पानी को आप नॉर्मल केस में अगर जब आप गर्म करते हो तो पानी 100 डिग्री पे अपनी वेपर बना देता है, ये कंसेप्ट कहलाता है बॉइलिंग, जिसमें आपने पानी को गर्म किया। लेकिन एक होता है नेचुरल प्रोसेस, जिसमें पानी को आप गर्म नहीं करते हो लेकिन धीरे धीरे पानी अपने आप इवेपरेट होता रहता है इस सरफेस लेवल से, केवल सरफेस से। यहाँ पर वेपर पूरी अंदर से बनती है, यहाँ पर केवल सरफेस का पानी धीरे धीरे समय के साथ उड़ता रहता है। जैसे बादल है, बादल ऐसे ही तो बनते रहे समुद्र के पानी से इवेपरेट होके, हमारा पसीना सूखता है ऐसे ही इवेपरेट होकर के। घर में आप कहीं मटकी का पानी देखते हो, धीरे धीरे इवेपरेट होकर के वो उड़ता रहता है, कम होता रहता है धीरे धीरे, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चलती रहती है। इसको 100 डिग्री के टेम्परेचर की नीड नहीं है इवेपरेशन को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इवेपरेशन की रेट है ये कैसे बढ़ जाएगी। आप कपड़े सुखाते हो, उसमें भी कपड़ों का पानी इवेपरेशन से उड़ता रहता है अपने आप धीरे धीरे। तो ये कह रहा है कैसे इंक्रीज होगी। तो देखते हैं। सबसे पहला है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आप सोच के देखो कि कपड़ा जो है, आपको कपड़ा सुखाना है तो कपड़े को आप मैक्सिमम सरफेस एरिया दे करके सुखाते हो, ताकि इसकी इवेपरेशन क्या हो, हर सरफेस से ज्यादा हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दो तो हमेशा रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा। आपको पसीना सुखाना है तो आप मैक्सिमम अपना बॉडी का एरिया हवा के कांटेक्ट में लाओ, तो जितना ज्यादा एरिया होगा रेट ऑफ इवेपरेशन ज्यादा होगी। बाकी देखो, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई, यानी बारिश वाले दिन हो चुके हैं, हवा में खुद में मॉइस्चर है, तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, नहीं, कम हो जाता है। बारिश के दिनों में कपड़े सूखना बंद कर देते हैं, पसीना भी नहीं सूखता है। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कम हो जाएगा, ये तो गलत है। दूसरा है डिक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति में कमी नहीं। हवा अगर गति तेज करेगी अपनी, इस कपड़े के थ्रू आर पार तेज जाएगी हवा, तो वो अपने साथ इस पानी को ले जाएगी। तो हवा की गति धीमी हो गई है तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन तो उल्टा कम हो जाएगी, तो ये भी गलत है। लास्ट है डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी। तो देखो तापमान में कमी से कभी भी रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बढ़ती है। हाँ ये कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो कह रहा है कि कमी हो रही है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। तो हमें एक साफ साफ आंसर मिल गया कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ऑब्जेक्ट का उतना जल्दी वो इवेपोरेट होकर के सूख जाएगी। तो ये एक कॉमन कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, यानी घरों में जो आप कूलर यूज करते हो वो कूलर किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखना जरा, ये कूलर है, इधर इसका सपोज करो यहाँ इसका फैन लगा हुआ होता है, यहाँ से आपको हवा आएगी इसके थ्रू। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है इसका देखना, यहाँ से फैन से एयर आनी है, वो एयर यहाँ से खींची जाएगी। अब ये एयर इस तरीके से आएगी और यहाँ से पानी गिर रहा होता है कूलर के अंदर, पानी गिर रहा है। अब वो जो पानी है, उस पानी को, वो पानी लिक्विड है और लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना है, गैस में। इवेपोरेट होकर के ये लिक्विड क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। और इवेपोरेट होने के लिए
इस एयर से हीट को कौन खींच लेगा? ये लिक्विड। तो पानी जैसे जैसे इवेपोरेट होता जाएगा गैस बन के, वैसे वैसे वो आने वाली जो हवा है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। सूखी हवा थी, सूखी हवा थोड़ी सी नमी वाली ठंडी हवा में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? इवेपोरेशन हुआ है, इवेपोरेशन कूलिंग हुई है। बाकी सब हॉट एयर रिप्लेसमेंट। हॉट एयर को कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो नॉर्मल हवा आ रही थी, ये लिक्विड था, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए इसको कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी को तो अपनी एक तरीके से बोलूं मैं कि हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब जो हीट ट्रांसफर होगी वो ये जो पानी गिर रहा है इसकी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हवा आई थी, ये हवा, इस लिक्विड ने इस हवा की हीट खींची और लिक्विड तो खुद बदल गया किसमें? गैस में, इवेपोरेट हो गया। और इस हवा की जो हीट खींची गई थी उससे ये हवा हो गई ठंडी, तो हवा हो गई कूल, कूलिंग इफेक्ट आ गया। तो इवेपोरेशन हुआ और कूलिंग कर दी, तो इसका नाम क्या दिया गया है? इवेपोरेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग, वाष्पीकरण शीतलन। तो डेजर्ट कूलर इसी सिद्धांत पर काम करता है कि गर्म हवा की हीट छीन ली जाएगी। कौन छीनेगा? लिक्विड छीनेगा। क्यों छीनेगा? उसको इवेपोरेट होके गैस बनानी है तो उसको कोई ना कोई तो हीट चाहिए होगी, तभी तो ये स्टेट चेंज करेगा अपनी। तो ये इस हवा से ले लेता है हीट, तो हवा ठंडी और खुद इवेपोरेट हो गई। धीरे धीरे पानी कम होता जाता है, आपको पता है कूलर में, क्योंकि वो तो उड़ता जा रहा है। और बारिश के मानसून के दिनों में ये इफेक्ट कम हो जाता है, कूलर काम करना बंद कर देता है। कारण बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है कि इवेपोरेशन होना खत्म हो जाता है लगभग, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी फील कूल व्हेन वी सिट नियर द फैन, दिस इज बिकॉज। देखो आप पंखे के पास बैठते हो, हवा के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी चीज है, आप बैठे हो, ये आपकी स्किन है, आपकी स्किन पर पसीना आता है। अब ये जो पसीना आया है आपकी स्किन पे, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड को गैस में इवेपोरेट होना है, तभी तो ये उड़ पाएगा। गैस में इवेपोरेट होना है, और इवेपोरेशन होने के लिए अभी हमने पहले बात की थी कि हवा की गति तेज हो, विंड अगर तेज चलेगी तो पंखे के नीचे बैठे हो तो हवा तेज आएगी। वो हवा जब हमारी बॉडी पर आएगी तो वो तेज हवा हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो हमारा पसीना सूखने लग जाएगा, लगातार गैस बनता रहेगा, इवेपोरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो तेज हवा इस इवेपोरेशन को कर देती। कपड़े भी तो सूखते हैं तेज हवा में जल्दी। तो वही बात है कि आप पंखे के नियर बैठते हो तो आपको आपको ठंडक लगती है, पसीना सूख जाता है। तो बिल्कुल देखो, फैन गिव्स कूल एयर, जरूरी नहीं है पंखा ठंडी हवा दे। फैन कूल सराउंडिंग एयर, आसपास की हवा को ठंडा नहीं करेगा पंखा। एयर वेपराइज द स्वेट ऑन आवर बॉडी, बिल्कुल ठीक है। एयर ने क्या किया? इवेपोरेट कर दिया हमारे स्वेट को, पसीने को, जो हमारी बॉडी का था उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया उस हवा ने। तो कपड़े भी ऐसे ही सूखते हैं, जब हवा शरीर को छूती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठंडक इसलिए महसूस हुई थी कि आपके पसीने को इवेपोरेट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड, कि सुपर कूलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, वाटर है, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इस पर ये आइस फॉर्म कर लेगा। आइस क्या होती है? सॉलिड। वाटर को अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले जाएं, 0 डिग्री से भी नीचे गर्म ठंडा करें, तो ये सुपर कूल हो जाएगी। लेकिन एक शर्त ये है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट या क्रिस्टलाइजेशन इसका नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप किसी भी सब्सटेंस को उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उससे नीचे तक ले जाओ, आप उसको उससे भी कम तक ले जाओ, लेकिन उसको सॉलिडिफाई नहीं होने देना है, उसको क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देना है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सुपर कूलिंग। तो पानी, अगर आप सुपर कूल्ड पानी को देखोगे तो आप बोतल से उसको निकाल सकते हो, वो लिक्विड की तरह बाहर आएगा, लेकिन देखने में वो बर्फ की तरह से होगा। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी रख रहा है, वो सॉलिड नहीं हुआ है, लेकिन वो 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। इसको हम बोल देते हैं सुपर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं होगी। फ्रीजिंग पॉइंट पे तो वो सॉलिड बन जाएगा अगर वहीं रुक गए तो। हम उसको इंस्टेंटली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ले जाते हैं, बिल्कुल ये रहा, हिमांक बिंदु से नीचे ले जाते हैं। ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर तो वो मेल्ट हो जाएगा। और ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो वो पॉइंट हो गया गर्म करना, हम तो सुपर कूल कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट से आप नीचे ले जाओ, लेकिन वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठोस नहीं बनना चाहिए, तभी ये टर्म कहलाएगी सुपर कूल। नेक्स्ट देखते हैं।
इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज। देखो अच्छा लॉजिक है, एक क्वेश्चन से कई कंसेप्ट समझते हैं। देखो ये पानी लिया हमने, और जब हम इसको गर्म करने लगते हैं तो आपको पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना लेता है, अपनी वेपर बना लेता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सपोज करो हम दिल्ली में कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर का वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर इस पर भी लग रहा है इस तरीके से, तो ये हाई प्रेशर इस लिक्विड को वेपर नहीं बनने देगा। तो पानी जैसे ही 100 डिग्री पर पहुंचता है तो अब इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये अपनी इस एक्सटर्नल प्रेशर को तोड़ करके ये वेपर बना लेता है। लेकिन जब आप, सीधी सी बात है कि अगर आप पहाड़ों में चले गए, हाइट पे चले गए, ये देखो हाइट पर जाने पे इस पानी के साथ क्या होगा, हाइट पर जाने के बाद बाहर का वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। पहाड़ों में आपको पता है वायुमंडल कम है तो वायुमंडलीय दाब प्रेशर कम होगा, तो इस पर बाहर से लगने वाला प्रेशर देखो कम हो गया पहले के मुकाबले। तो अब पानी जैसे ही 60-70 डिग्री पहुंचेगा, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो बाहर के कम प्रेशर को तोड़ सके और वो लिक्विड से किस में बन जाए, गैस में बन जाए। यानी यहाँ पर मैं एक रफली आइडिया बताऊं, सपोज करो 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी क्या हो गया, अपनी वेपर बना चुका है, 60 डिग्री पर ही उबल गया है। लेकिन क्या यहाँ खाना जल्दी पकेगा, अगर हम इसमें चावल डाल दें तो खाना पक जाएगा क्या? नहीं पकेगा। कारण कि एक तो आप खाना यहाँ पका रहे हो जब पानी 100 डिग्री पे उबल रहा है, कि यहाँ पे आप खुद देखिए 99 डिग्री तक भी ये जो वेपर है ये इस पानी में मौजूद है, तो वेपर की सारी हीट इस खाने को मिल रही है 99 डिग्री तक भी। लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ 61 डिग्री पे वो वेपर कहाँ है, वो जा चुकी है इस पानी को छोड़ के, इस पानी में मौजूद ही नहीं है, तो अपने साथ हीट भी तो ले जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चावल कच्चे पड़े रह जाएंगे, पानी उबलता रहेगा, खाना नहीं पकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी पानी उबल तो जल्दी रहा है, 6 मिनट में उबल गया या 10 मिनट लग रहे थे, लेकिन क्या इससे फायदा हुआ क्या? इससे कोई फायदा नहीं हुआ, खाना कच्चा रह गया। इसका मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है खाना पकाने के लिए। हाँ, अब अगर हम इसको प्रेशर कुकर में कन्वर्ट कर दें, ये हमने इसको प्रेशर कुकर में कन्वर्ट कर दिया, अब हम इस वेपर को जाने नहीं दे रहे हैं, इसी से उल्टा यहाँ प्रेशर लगवा रहे हैं। तो अब ये जो 60 डिग्री पर पानी बॉईल हो जा रहा था, अब ये 60 पर नहीं होगा, अब ये इवन 100 डिग्री से भी ऊपर बॉईल होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये रिवर्स कर दिया। तो अब इस वेपर को हम जाने नहीं दे रहे, 100 डिग्री पे भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो 100, 110 हम ऊपर ले जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो प्रेशर कुकर क्या करेगा, इस 100 को भी इंक्रीज कर देगा ताकि खाना जल्दी बन जाए। तो हम देख लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर इंक्रीज कर देता है, नॉर्मल 100 से भी ज़्यादा कर देता है, क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट खाना नहीं पका पाएगा। ठीक है, उतना कम हो जाता है ये भी गलत है, भोजन कम गर्मी लेता है, कोई नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज कर देता है कौन, प्रेशर कुकर। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। देखो अगेन कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है केल्विन स्केल इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दो। तो केल्विन स्केल के अंदर पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है 78, तो प्लस आप 273 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 351 केल्विन। तो ये हो गया हमारा आंसर। डिग्री सेल्सियस में हमेशा आपको 273 ऐड कर देना, ऐड करते ही केल्विन में आंसर आ जाएगा। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी कितने डिग्री पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो याद है मैंने आपको 2-3 स्केल बताए थे, उनकी इनिशियल वैल्यू मैंने कहा था याद रखनी है। सेल्सियस की 0 डिग्री, 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट की कितनी होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल वाली वैल्यू तो पूछ रहा है, तो ये रही 212, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चाहो तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का क्या तरीका था, डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है, अपॉन में डिफरेंस 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इनिशियल वैल्यू 32 अपॉन में डिफरेंस 180। हम यहाँ से भी, अगर हम यहाँ 100 रख देंगे तो यहाँ से भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं।
लेकिन ये दो वैल्यूज तो याद ही रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट बार बार पूछी जाती है। तो 212, और केल्विन स्केल अगर होता हम इन्हीं में 273 ऐड कर देते, तो 100 प्लस 273 ऐड कर देते, तो ये हो जाता 373 केल्विन, और जीरो में आप 273 ऐड कर देते तो ये हो जाता 273 केल्विन। तो ये दो भी केल्विन स्केल की रीडिंग है, ये फ़ारेनहाइट की, ये सेल्सियस की। तो पानी के तो दोनों डेटा याद रखो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। देखो अभी हमने बात की थी कि पानी लिक्विड स्टेट में है, उसको लिक्विड स्टेट में बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए हुए है, और हम गर्म करते हैं ताकि पानी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सके, तोड़ दे, और अपनी क्या बना ले, वेपर बना ले। तो बॉइलिंग पॉइंट पहाड़ों पे क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बाहर से ये जो प्रेशर है पहाड़ों पर, ये कम होता है। और अगर प्रेशर कम है पहाड़ों पे, देखो होगा क्या, जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो वायुमंडल हल्का होता जाता है, क्योंकि वायुमंडल तो जमीन के एकदम नजदीक है, ग्राउंड लेवल के पास है। हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ वायुमंडल कमजोर है, तो वो बाहर से कम वायुमंडलीय दाब लगाता है, और इसलिए पानी जल्दी ही 50 60 70 डिग्री पे ही इस लो प्रेशर को तोड़ देगा और अपनी वेपर बना लेगा। तो इस कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो देखो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर नहीं, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल ठीक है। पहाड़ों पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमेशा, वो आप फील भी कर सकते हो, घूमने जाते हो तो पहाड़ों में लोगों के नाक से खून आने लग जाता है, वो लो प्रेशर के सिम्टम होते हैं। चिप्स कुरकुरे के पैकेट एकदम फूले हुए होते हैं, गोल बन जाते हैं फुटबॉल की तरह। कारण, नॉर्मल पैकेट इस तरीके से होगा, बाहर से एक वायुमंडलीय दाब लग रहा होता है इनपे, लेकिन पहाड़ों पे ये बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, तो अंदर जो गैस भरी हुई है वो बाहर की तरफ पुश करने लगती है, और इस पैकेट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गोलाकार फूल जाते हैं। तो पहाड़ों पर हमेशा लो प्रेशर होता है, जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, कम कर देता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स, कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, क्वथनांक पर क्या होता है। क्वथनांक वो पॉइंट होता है जिस पर द्रव उबल जाता है, अपनी वेपर बना लेता है। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सपोज करो पानी है, पानी लिक्विड फेज में होता है, हम उसको गर्म करते हैं 100 डिग्री पर, वो अपनी क्या बना लेता है, गैस वेपर बना लेता है। इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री बताया था, इसका टेम्परेचर भी वेपर स्टीम का टेम्परेचर कितना बताया था, 100 डिग्री। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पर जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है, इसी को तो हमने बॉइलिंग पॉइंट कह दिया, क्या इस पर टेम्परेचर में कुछ भी फर्क दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, टेम्परेचर क्या है, सेम रहता है। तो पहला ही आंसर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, गलत है। वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब तो अगर हम एक्सपेरिमेंट एक ही जगह कर रहे हैं तो वहां तो पूरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम है ना। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर। टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इस लिक्विड को गैस में किसने बदला जब टेम्परेचर ही सेम है? तो हमने वही बात बोली थी कि लेटेंट हीट जो होती है, गुप्त ऊष्मा, वो स्टेट बदलती है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बदलता कभी भी। तो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है? देखो, देखो ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड अगर गैस में बदलेगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि इवेपोरेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, वेपर बन गई, तो ये इस प्रोसेस को नाम दे दिया। वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, तो याद रखना सब्लिमेशन सॉलिड जब डायरेक्टली क्या बना ले, गैस बना ले, बिना लिक्विड फॉर्मेशन, लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड क्या बना देगा, गैस बना देगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो कपूर नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, आपको पता है आप सॉलिड लेकर के आते हो, और वो बिना लिक्विड बनाए यानी सरफेस को गीला नहीं करती हैं वो, और गायब हो जाती है कुछ समय में। तो आप जो कपूर की गेंदे लाते हो, नेफ्थलीन बॉल्स लाते हो व्हाइट कलर की, कपड़ों में रखते हो, वॉशरूम में रखते हैं, तो वो लगातार अपनी धीरे धीरे क्या बना रही होती है, गैस बना करके उड़ रही होती है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब उदाहरण किसके हैं, ये सब्लिमेशन के उदाहरण हैं, ऊर्ध्वपातन के। तो कपूर वगैरह ये डायरेक्ट शो करते हैं इस प्रोसेस में। लिक्विड इनटू गैस नहीं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को तो इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, ये सब नाम दिया हमने।
ठोस को तरल में बदलना, यानी एक सॉलिड को आप लिक्विड में बदल रहे हो, ये तो एक तरीके से फ्यूजन हो रहा है, गलन हो रहा है। ठोस को वाष्प में, बिल्कुल ठीक, कि आप डायरेक्ट एक सॉलिड को किस में बदल रहे हो, वेपर में। ठोस को आप वाष्प में बदल रहे हो, तो ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। लिक्विड नहीं आएगा बीच में, बिना लिक्विड के कन्वर्जन के। तो ये है गैस को लिक्विड के अंदर बदल रहे हो, तो गैस को आप लिक्विड में बदलते हो तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन कहते हैं। जिसमें गैस से सीधे बादल बन के बारिश कर देते हैं, तो वो कंडेंसेशन है, ये प्रोसेस। सब्लिमेशन है, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इट्स टेम्परेचर, यानी कोई ठोस जब गलता है, पिघलता है, उस दौरान उसका तापमान क्या रहता है। देखो याद रखो, चाहे पानी लिक्विड से गैस बनाए, दोनों का टेम्परेचर, उबलते पानी का 100 था, गैस का भी 100 था, भाप का। हमने बात की थी कि इस दौरान क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर। ऐसे ही जब सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आइस, 0 डिग्री की आइस है, वो 0 डिग्री का जब पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। तो टेम्परेचर तो कभी भी नहीं बदलता ना, चाहे वो बॉइलिंग हो, चाहे वो मेल्टिंग हो, टेम्परेचर सेम रहता है। तो फिर ये स्टेट किसने बदली है, तो ये बदलता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ये स्टेट चेंज करती है, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ठोस के पिघलने के दौरान उसका टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ जाता है, सब गलत। तो उसकी प्रकृति के आधार पर नेचर पे कोई नहीं बदलता है, ये देखो, कभी नहीं चेंज होगा, ना इवेपोरेशन के टाइम, बॉइलिंग के टाइम, ना मेल्टिंग के टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू, आर्द्रता का क्या तात्पर्य है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब हवा के अंदर कौन आ जाता है, पानी आ जाता है, वाटर हवा के अंदर आ जाता है, इसी को तो हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, बिल्कुल ठीक है, हवा में मॉइस्चर आ चुका है, हवा में नमी आ गई है, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। किससे इसको मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर या स्लिंग साइक्रोमीटर, ये डिवाइस है जो मेजर कर देता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। देखो हवा में नमी की मात्रा, अभी हमने बात की, कौन सा उपकरण होगा, हाइड्रोमीटर नहीं है, ये रिलेटिव डेंसिटी मापता है, हाइग्रोमीटर ये रहा। तो जो हाइग्रोमीटर है वो मापता है मॉइस्चर कंटेंट को, या स्लिंग साइक्रोमीटर बोल सकते हैं। ये सब हवा में मौजूद नमी की मात्रा को परसेंटेज में कैलकुलेट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रह जाए तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। देखो, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो चीजों को अंदर, अगर आप सपोज करो कोई गर्म चीज आपने रखी है, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो उसको ठंडा करेगा कैसे, उसकी हीट को बाहर कमरे के अंदर, यहाँ पीछे की तरफ आप देखते हो फ्रिज में बैक बॉडी की तरफ गर्म होती है, तो हॉट यहाँ से निकाल देता है एयर को और इसको ठंडा कर देता है, ये वस्तु ठंडी हो जाती है और रूम में उस हीट को निकाल देता है। क्वेश्चन है कि अगर इसका रेफ्रिजरेटर का ही दरवाजा हमने खोल करके रख दिया लगातार उस रूम के अंदर, तो उस रूम के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप सोचो, कमरा हॉट है, कमरा गर्म है, कमरे की हवा ये लगातार खींचता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कमरे का टेम्परेचर कम कर दे, इस गर्म हवा को खींच करके ठंडा कर दे, और यहां से इसको उसकी हीट रूम की निकालता रहे। तो आप देख रहे हो कि हॉट एयर को ले रहा है, ठंडा कर रहा है, तो ठंडे करने में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वापस यहाँ निकाल दे रहा है। यानी जो हीट थी वो तो वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें तो कोई फर्क आया ही नहीं, कमरे की तो हवा ठंडी हुई नहीं। लेकिन एक नुकसान और हो गया, क्या, कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है फ्रिज। तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये फ्रिज कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के ये वर्क कर रहा है, और ये वर्क करने के अंदर ये फ्रिज खुद भी तो कुछ ना कुछ मात्रा में हीट लॉस कर रहा है, ऊष्मा की हानि कर रहा है। तो वो ऊष्मा भी इस कमरे के अंदर ही तो आ रही है, तो इस हॉट एयर को तो उसने यहाँ से वापस कर दिया, ठंडा करके बराबर कर दिया, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गई। लेकिन खुद जो एनर्जी लेकर के वर्क कर रहा है उसकी हीट कहाँ जाएगी, तो वो भी कमरे में ही तो रिलीज करेगा ये। तो दैट मीन्स पूरा कमरा धीरे धीरे अब और क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो फ्रिज खुला रह जाएगा गेट तो कमरा ठंडा नहीं हो जाएगा, आप ये मत सोचना कभी कि पूरा कमरा चिल्ड हो जाएगा, नहीं, कमरा उल्टा और गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज एन आइडियल गैस, कि वास्तविक गैस
आदर्श गैस की तरह कौन सी कंडीशंस में बिहेव करती है? तो देखना, देखो गैस जो होगी, जब भी कभी आप गैस के ऊपर, अगर आपने गैस इस तरीके से फिल की हुई है, हमें उसका आइडियल बिहेवियर चेक करना है कि नेचुरल रूप में गैस कैसे आदर्श बिहेव करती है। अगर हमने इस पर हाई प्रेशर लगा दिया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाते ही तो ये पार्टिकल पास पास आ गए, क्या इनमें खुद की इंडिपेंडेंसी रही क्या? नहीं रही। ये तो एक दूसरे के पास पास आ गए ऐसे, तो इनमें डिस्टर्बेंस होने लग गया। तो ये खुद का एक्चुअल खुल करके जो बिहेव शो करना था आइडियल गैस की तरह, वो नहीं कर पाएंगे। तो हम हाई प्रेशर जब भी लगा देंगे गैस पर, तो हमने गड़बड़ कर दी, हमने इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ करके इन पे प्रेशर कैसा रखते हैं, लो प्रेशर रखते हैं, ताकि ये अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर बनाए रखें, एक दूसरे से ना तो टकराए ना उनके पास में आए। तो एक तो हमें मिल गया कि कम प्रेशर रखो ताकि ये आजादी से घूम सके, अलग अलग रहे और अपना एक्चुअल बिहेवियर शो करें। तो पहली केस। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर कम देंगे गैस को, ठंडा टेम्परेचर दे देंगे, तो भी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक तरीके से उस हाई एक्सट्रीम लो ठंड के अंदर, कम ठंड के अंदर, या मतलब सॉरी, टेम्परेचर जब कम कर देंगे तो ठंड बढ़ जाएगी, तो उसमें भी तो ये पार्टिकल एक तरीके से फ्रीजिंग मूवमेंट की तरफ चले जाएंगे, अपना मोशन कम कर देंगे। हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो तो आजादी से मूवमेंट करे, क्योंकि गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो हम टेम्परेचर को भी क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। हाई टेम्परेचर कर दो ताकि ये पार्टिकल आराम से मूव कर सके, प्रेशर कम रखो ताकि ये आपस में आकर के अलग अलग रहे, ना कि ये जुड़ जाए। तो हमारे को क्या कंडीशन मिल गई, एक लो प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर देते ही तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल ये रहा। हाई टेम्परेचर उसका मूवमेंट फ्रीली करवाएगा और लो प्रेशर उनको आपस में दूर दूर बनाए रखेगा। तो ये आइडियल गैस कंडीशंस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां पूछ रहा है। तो तीन होती है मेनली, कंडक्शन जिसको हम चालन कहते हैं, कन्वेक्शन जिसको हम संवहन कहते हैं, और रेडिएशन जिसको हम विकिरण कहते हैं। और एक कन्वेक्शन का ही और टाइप होता है एडवेक्शन। मेन तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन है, इसी का एक पार्ट ये और है। ये सॉलिड्स के अंदर, ये मेनली फ्लूइड के अंदर यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर, और ये बिना मीडियम के कहीं पर भी कर सकता है ये, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इनमें से कौन सी है, तो देखो ये कन्वेक्शन रही, ये हमारा आंसर हो गया। इवेपोरेशन तो मेथड है, रेवोल्यूशन क्रांति, ये सब बनाए हुए ऑप्शन है। तो कन्वेक्शन संवहन है, जो लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट को फ्लो करता है, ट्रांसफर करता है। और एडवेक्शन है, जब हीट हॉरिजॉन्टली चले, और कन्वेक्शन के अंदर हीट इस तरीके से वर्टिकली ऊपर की तरफ चलती है। हीट आग के ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो गर्म हवा आती है, वो कन्वेक्शन की वजह से। एडवेक्शन में हवाएं इस तरीके से चलती है हॉरिजॉन्टली, केवल डायरेक्शन का फर्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड इट्स सराउंडिंग इज डबल्ड, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी। यानी कोई द्रव है और उसका जो परिवेश है, वातावरण है, उसके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको डबल कर दिया, तो हीट लॉस, ऊष्मा की हानि की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन की शीतलन का जो नियम था, उसने क्या कहा था कि जो हीट लॉस की रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी दो वस्तुओं के बीच में जितना अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो उतनी ज्यादा मात्रा में हीट को लॉस करेगा। एक रफ उदाहरण देखते हैं, एक वस्तु 100 डिग्री है, वातावरण का तापमान 20 डिग्री है, दूसरी वस्तु 40 डिग्री है, और वातावरण का टेम्परेचर तो अभी भी 20 डिग्री है। इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 का। इनका टेम्परेचर डिफरेंस है 20। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये वस्तु गर्म बहुत जल्दी ठंडा होना चाहेगी, इसकी हीट लॉस बहुत तेज होगी। जैसे एक उबलती हुई चाय लाके रखते हो सर्दियों के दिनों में, तो बहुत जल्दी वो भाप छोड़ रही दिखती होती है आपको, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होता है। लेकिन ये 40 वाला 20 तक आते आते बहुत समय लगा देगा। ये धीरे धीरे अपनी हीट को बहुत कम मात्रा में रिलीज करेगा, कारण टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। तो उसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हीट लॉस जो होगा ये इस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपने अगर टेम्परेचर डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दिया है, तो हीट लॉस की रेट भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा आंसर, दुगना, डबल।
तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन संवहन विधि कैन टेक प्लेस इन। अभी मैंने बताया आपको कन्वेक्शन मेथड किस किस में होता है, लिक्विड में और गैस के अंदर। सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड में नहीं, वैक्यूम में सिर्फ रेडिएशन हो सकता है। गैसेज एंड लिक्विड ये रहा, यानी गैस और लिक्विड, लिक्विड है द्रव, इन दोनों में होता है, जिनको कंबाइंड रूप से हम तरल कह देते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल आसान सा। वैक्यूम में कौन सा हो सकता था? रेडिएशन, विकिरण। नेक्स्ट देखते हैं। A liquid remains hot or cold for a long time in thermos flask because there is no loss or gain of heat by। क्वेश्चन कह रहा है जो थर्मस होता है जिसमें आप काफी लंबे समय तक गर्म या ठंडा रख सकते हो किसी मटेरियल को, वो क्यों रह पाता है? क्योंकि उसमें कोई भी हीट नहीं होती। किन मेथड से ट्रांसफर नहीं होती? तो बिल्कुल कंडक्शन एक मेथड है हीट ऑफ ट्रांसफर। ना कन्वेक्शन होता है थर्मस में, ना रेडिएशन होता है। इन तीनों मेथड का हीट ट्रांसफर नहीं करने देता एक थर्मस। जभी तो वो काफी समय तक वस्तु को, चाय को गर्म रखता है काफी घंटों तक। तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इन सभी को नहीं होने देता है थर्मस। तो बोथ ए एंड बी ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। कौन सी है? रेडिएशन। याद करो, सन से जो हीट आ रही है हमारे तक, वो तो रास्ते में कई वैक्यूम पार करके आ रही है, और वो कौन सी फॉर्म में आती है हम तक? रेडिएशन। बाकी सभी को मीडियम चाहिए, इसको नहीं चाहिए। सबसे फास्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, और कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम में भी चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, उनमें से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का हिस्सा नहीं है? तो देखो, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से थे? कंडक्शन, कन्वेक्शन और विकिरण। तो ये तीनों तो मौजूद है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। लेकिन एक घटना है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिससे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये घटना, स्कैटरिंग की घटना क्या होती है? हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ के साथ इस तरीके से रिलेशन में होती है, इनवर्सली। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्ग वेव, तो स्कैटरिंग तो लॉन्ग वेव से रिलेटेड नहीं है। जितनी शॉर्ट वेव होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग करेगा। तो लॉन्ग वेव से संबंध कौन सा नहीं है? तो स्कैटरिंग नहीं है, बाकी सब लॉन्ग वेव रेडिएशन का हिस्सा है। ये किसका है? इसके लिए वेवलेंथ कलर की, आकाश का कलर ब्लू दिखाई देता है। क्यों? ब्लू कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। कारण क्या है? सबसे शॉर्ट वेव, सबसे शॉर्ट वेव जो है वो कौन सी होती है? वेवलेंथ वो ब्लू कलर की होती है, तो उसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following phenomena do heat waves travel along a straight line with the speed of light? देखो, प्रकाश के वेग से कौन सी ऊष्मा चलती है, ये पूछ रहा है। प्रकाश के वेग से जो हमने पढ़ा था, रेडिएशन एक हीट ट्रांसफर का मेथड है, विकिरण। वही तो है जिसको वैक्यूम में चल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सन से आती है, ये लाइट के बराबर इसकी स्पीड होती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। तो ये सब पॉइंट किसके हैं? रेडिएशन के। बाकी तो जो कंडक्शन, कन्वेक्शन मेथड्स हैं, ये मेथड्स तो मीडियम वाले हैं, इनको तो मीडियम चाहिए होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है ये तो साफ साफ सा है। स्ट्रेट लाइन में कौन सा चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से आंसर आप पकड़ सकते हो, रेडिएशन, विकिरण। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रेडिएशन, जैसे सन से लाइट आती है वो वाली। नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। देखो, कई बार जैसे ही आकाश में जब बादल आ जाते हैं, ये अर्थ है, बादल अगर आ गए हैं तो उस दिन गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी चीज है, सन से जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन अर्थ पे आई दिन के टाइम में। अब अर्थ वापस उसको इमिट कर देगी। अब ये जो जाती हुई रेडिएशन है, इसको ये बादलों ने क्या किया? रोक लिया। और जब बादलों ने इस हीट को यहाँ ट्रैप कर लिया, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको बादलों की रात से क्या लगेगा? गर्मी लगेगी, उनको गर्मी ज्यादा फील होगी। अगर ये रात साफ होती एकदम, तो ये हीट जो दिन में आई ये रात को चली जाती, तो टेम्परेचर काफी ठंडा होता। तो क्लाउडी नाइट्स जो है वो इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं बादल। इसीलिए साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। क्यों?
सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसी को तो रोकती है ये। तो क्या आंसर हो गया? रेडिएशन, विकिरण, जिसको मीडियम की आवश्यकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं वो किस रूप में होती है? देखो आपको पता है सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हम तक आ रही हैं। अब अधिकतर किस रूप में होती है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा लाइट यानी कि प्रकाश आता है और साथ में हीट आती है। तो हीट कौन सी फॉर्म में होती है? इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें जो होती हैं उसकी फॉर्म में सन से हमारे तक क्या आती है? हीट आती है। सन से हमें लाइट भी आ रही है और हीट आ रही है, ये दो ही चीजें तो आ रही है मेनली। तो क्या केवल लाइट आ रही है? नहीं। लाइट और लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड आ रही है? नहीं। लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड, बिल्कुल। प्रकाश आ रहा है और कम तरंग तरंग दैर्ध्य वाली इंफ्रारेड रेज आ रही हैं हमारे तक। छोटी और लंबी तरंग दैर्ध्य अवरक्त नहीं, लाइट कहाँ गई? लाइट भी तो आ रही है। तो लाइट के साथ साथ जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेज है वो भी आ रही है हमारे तक। तो हीट और लाइट, दो चीजें आती हैं सन से। नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वरिंग इन थर्मोफ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाय, आपने देखा है कि व्हाइट कलर की कार जो होगी या सिल्वर कलर की जो कार होगी, आपको पता है कि वो गर्मियों के अंदर कम गर्म होती है। कारण कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन मेथड होता है, विकिरण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो अगर उसको सिल्वर मिरर की तरह कोई चमकीली सतह मिलेगी तो वो रेडिएशन उसकी तरफ हीट जाएगी नहीं, क्योंकि वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर काली होती, ब्लैक बॉडी होती, उस पर जो ये रेडिएशन आती हीट से, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता। तो थर्मस के अंदर जानबूझ करके सिल्वरिंग कर देते हैं ताकि रेडिएशन यानी कि विकिरण वाली हीट उस तक जाए ही ना, और वो उस ऑब्जेक्ट में ही मौजूद रहे जिसको हमने सपोज करो चाय डाली थी। तो चाय की हीट रेडिएशन से उस थर्मस में ना चली जाए, इसलिए थर्मस पर हम सिल्वरिंग कर देते हैं ताकि वो हीट चाय के पास ही मौजूद रहे। तो विकिरण से बचाने के लिए हम ये करते हैं, संवहन से नहीं, संचालन से नहीं, बोथ नहीं, विकिरण। रेडिएशन जो होती है, आपको पता है व्हाइट या सिल्वर कलर के ऑब्जेक्ट के अंदर कम जाती है हीट के मोड में, इसीलिए ब्लैक कलर की गाड़ियां गर्म हो जाएंगी गर्मियों में, व्हाइट या सिल्वर कलर की गाड़ियां थोड़ी सी ठंडी रहती हैं, क्योंकि ये रेडिएशन उस तक जाती है बट वो एब्जॉर्ब नहीं करती उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे हीट के, अच्छे क्वेश्चंस थे, बार बार रिपीट होते हैं। प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट कॉमन ही है, आसपास ही घूमते रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।